तो चलिए बच्चों, अब हम अपने इस टॉपिक में बात करते हैं कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कि जो कूलम्ब्स लॉ होता है F = K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इसका वेक्टर फॉर्म कैसा होता है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों देखिए, हम अगर सपोज कर लेते हैं कि एक चार्ज यहाँ पे रखा है और एक चार्ज यहाँ पे रखा है, ठीक, और इन दोनों चार्जेस की जो पोजीशन है वो R1 और R2 है। ठीक है, मतलब किसी पॉइंट से पोजीशन इसकी क्या है, R2 है, और पहले चार्ज की पोजीशन क्या है बच्चों, ये R1 है। ठीक है, अच्छा, ये O से पोजीशन वेक्टर हमने मान रखा है कि पहले चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 है, दूसरे का R2 है। तो बच्चों इनके बीच में अगर हम बात करें बेसिक, ठीक है, तो अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, तो इनके पीछे एक फोर्स लगेगा। ठीक है, उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सोचो। उस फोर्स की बच्चों वैल्यू होगी K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, बट उसको हम लोग अब वेक्टर फॉर्म में शो करेंगे। कैसे भाई, देखो इस पे फोर्स किधर लगेगा बताओ, रिपल्सिव इधर, इसको बोलेंगे F12। F12 का मतलब फोर्स एट 1 ड्यू टू 2, और इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, मतलब बाहर तरफ होगा, इसको हम लोग बोलेंगे F21। ठीक है, तो फोर्स एट चार्ज 2 ड्यू टू 1। तो हम यहाँ लिख देते हैं हम क्या मान रहे हैं बच्चों, हम यहाँ मान रहे हैं F12 ये है फोर्स एट चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। फिर हम मान रहे हैं बच्चों F21, इसका क्या मतलब है, फोर्स एट चार्ज Q2 और ड्यू टू Q1। तो Q2 पे चार्ज किसकी वजह से, Q1 की वजह से। अच्छा, अब सोचो बच्चों, तो अगर हम ये देखें ध्यान से कि इससे इसका वेक्टर क्या होगा, तो इससे इसके वेक्टर को बोलते हैं बच्चों, ये वाला वेक्टर, इसको बोलते हैं R21। ठीक है, और दो से पहले वाले के वेक्टर को क्या बोलते हैं, इस वेक्टर को ऐसे, तो दूसरे चार्ज से पहले चार्ज के वेक्टर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं R12। अब ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि दूसरे चार्ज से पहले चार्ज की डिस्टेंस के वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, R12, और इसको बोलेंगे R21। अब ध्यान रखना ये कि जैसे ये वेक्टर तो आपने कितना मान रखा है, ये वाला मान रखा है आपने R2, दूसरे चार्ज का पोजीशन वेक्टर। पहले का ये क्या मान रखा है आपने, R1। तो R12 जो है इसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है भाई, देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है, वैल्यू। जैसे भाई यहाँ पे क्या है, ये वेक्टर है, ठीक है, बट इसकी लेंथ कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, इसकी भी लेंथ कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, तो लेंथ ही मैग्नीट्यूड होती है। तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इसका मतलब R12 और R21 आपस में क्या है, सेम है, तो इसको हम लोग R कह देते हैं। मतलब हम इस डिस्टेंस को, जो स्केलर में डिस्टेंस है उसकी वैल्यू है, उसको हम लोग R कह देते हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर जो है वो चलेगा। अब जरा ध्यान से देखो, तो अगर हम बेसिक बात करें कि F12 की वैल्यू हम निकालें तो क्या निकलेगी, यहाँ पे लिखते हैं क्या, फोर्स एट चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। ठीक है, ये क्या आएगी, सोचो बच्चों, तो ये आएगी F12, भाई 1 पे जो फोर्स निकाल रहे हैं, तो F12, ठीक है, बराबर 1/4πε0। ठीक है, K Q1 Q2 भी लिख सकते हो या 1/4πε0 भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, पता है ना। Q1 पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, अपान इसके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इनके बीच डिस्टेंस कितनी है, तो भाई 1 पे निकाल रहे हो तो इसका ये वाला डिस्टेंस चाहिए हमको, ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस कितना है, R12, तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इंटू R12 का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्यों, क्योंकि देखो F12 किधर है, इधर,
R12 किधर, इधर, तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो हमको इस फोर्स की डायरेक्शन दिखानी तो कौन से दिखाएंगे, R12 की डायरेक्शन से। अब सोचो R12 की जब डायरेक्शन हमको केवल चाहिए तो हम उसका क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। यानी कि हम चाहें तो हम F12 को ऐसा भी बच्चों कह सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 के मैग्नीट्यूड को हमने क्या लिख रखा है, इसको हमने लिख रखा है R, ये मैग्नीट्यूड है, उसका वैल्यू है, ठीक है। तो वैल्यू है R, तो ये आ जाएगा R12 का यूनिट वेक्टर। एक ये फार्मूला लिखा जा सकता है वेक्टर फॉर्म का। एक फार्मूला बच्चों और लिखा जा सकता है, क्या, अगर हम चाहें तो R12 यूनिट वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, R12 वेक्टर अपान R12 का मैग्नीट्यूड। ऐसा पढ़ा था ना, याद करो, जब यूनिट वेक्टर तुमको पढ़ाया गया था तो A वेक्टर पढ़ाया गया था, तो A यूनिट वेक्टर बराबर A वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ A, मतलब नॉर्मली लिखते थे। ये वही तो है R12 अपान R12 का मैग्नीट्यूड। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं R12 का वेक्टर और R12 का मैग्नीट्यूड कितना मान रखा मैंने, R। ये बार बार यूज हो रहा बच्चों, ठीक है। तो अपान में R, अगर मैं ये वैल्यू यहां रख दूं तो F12 का एक और फार्मूला मिल सकता है, क्या मिल सकता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, R12 का वेक्टर और अपान R आएगा तो ये स्क्वायर है तो इसकी पावर एक और बढ़ जाएगी Q। तो ये आ गया फोर्स एट वेक्टर 1 ड्यू टू वेक्टर, फोर्स एट चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे, यहां पे लिखेंगे फोर्स एट चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, ठीक है। Q2 पे फोर्स निकालेंगे किसकी वजह से, Q1 की वजह से। वो कैसे निकलेगा बच्चों, अब सोचो, तो इस पे फोर्स निकालें तो क्या निकलेगा, F21, यानी कि अब हम निकालने जा रहे हैं F21। तो इसी तरीके से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/4πε0, ठीक है, Q1 पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, अपान इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए, यानी कि अब R21 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखो भाई, R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R21 का यूनिट वेक्टर। बच्चों हम लोग चाहें, फिर वही बात है कि R21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r लिख सकते हैं, वहां से देखो, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें, बार बार क्यों लिखेंगे इतना है, तो स्मॉल r का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और R21 यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, R21 वेक्टर अपान R। फिर वही बात है कि R21 का मैग्नीट्यूड फिर R आएगा, कुल मिला के हैं, यहाँ रख दिया। तो F21 की वैल्यू भी क्या हो सकती है बच्चों, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, R21 वेक्टर अपान R क्यूब, क्यों, क्योंकि अपान में ये वाला R आ जाएगा, तो ये F21 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखिए तो R12 और R21 दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है, R है, बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम चाहें तो R21 वेक्टर को हम लोग बच्चों माइनस का R12 वेक्टर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पे हम लोग इसकी जगह माइनस R12 लिख देंगे तो क्या आएगा बताओ, अब आ जाएगा F21 वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R क्यूब, बचेगा माइनस का R12 वेक्टर। अगर इस माइनस को हम यहाँ शुरुआत में लगा दें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, सोचो, F21 बराबर माइनस शुरुआत में लगा दिया, ठीक है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R क्यूब R12 वेक्टर। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां से ये सारी वैल्यू क्या होती है, किसकी वैल्यू होती है, F12 की। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12। F21 वेक्टर किसके बराबर होगा, ये होगा माइनस F12 के बराबर होगा, ठीक है। ये बच्चों जाना पहचाना लग रहा, बिल्कुल ये लग रहा ना एक्शन रिएक्शन ला, कि पहला चार्ज दूसरे पर जितना लगाएगा फोर्स F21 उतना ही दूसरा चार्ज पहले पर लगाएगा,
बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, ये इसको इधर धक्का मारेगा तो ये इधर धक्का मारेगा। अब ये पॉजिटिव हूँ या निगेटिव हूँ, फोर्स हमेशा रूल को फॉलो करेगा, ध्यान रखना। इसका मतलब ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है, ये क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। मतलब हम कह सकते हैं कि वेक्टर फॉर्म जो होता है कूलॉम्स लॉ का, वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को प्रूव कर देता है। देखो कर रहा है बिल्कुल। बच्चों यहाँ पे एक चीज और आती है कि R1 और R2 के टर्म में हम ये कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो R21 को हम लिख क्या सकते हैं, अपनी वेक्टर की थ्योरी में चले जाओ, याद करो कि ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर बराबर 0 होता था ऐसा कुछ। तो जब उसको सॉल्व करते थे तो R21 की वैल्यू आएगी R2 माइनस R1। ठीक है, कैसे आएगी, नहीं समझ में आई बात, समझो। किसी भी वेक्टर को अगर क्लोज कर देते हैं सारे वेक्टर से तो नेट 0 हो जाता है। इसका मतलब ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, चलो हम R21 बात करते हैं, जैसे R2 वेक्टर, ठीक है, R2 वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर निकालो, ये कितना है, ये है R12, ठीक है, R12 वेक्टर, अच्छा, प्लस ये वाला वेक्टर, तो ये होना चाहिए था R1, बट ऐसे आता तो R1 होता, ये तो उल्टा जा रहा है, तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का R1, और ये बराबर किसके आ जाएगा 0, तो R12 वेक्टर किसके बराबर आएगा, R1 माइनस R2, या इसी तरीके से अगर आप इधर से लेके देखो R1 वेक्टर, इधर से सोचते हैं, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, किसी क्लोज कोई भी मतलब पॉलीगन हो तो क्लोज पॉलीगन की सारी साइड का वेक्टर हमेशा 0 होता है, ये वेक्टर में रूल है बच्चों। इसका मतलब ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर बराबर 0। ये वेक्टर कितना है बताओ, R1 प्लस ये वेक्टर, भैया यहां से ये वेक्टर कितना है, ये देखो ये वाला वेक्टर, ये है R21 प्लस ये वाला वेक्टर, तो ये वेक्टर लेना, ये जा तो इधर रहा, लेना इधर है, तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, बिल्कुल। जब डायरेक्शन के अपोजिट चलते तो माइनस आता, तो माइनस R2, मतलब R21 किसके बराबर आएगा, R2 माइनस R1। मतलब अभी तक जो आप रट्टा मार रहे थे कि R21 R2 माइनस R1 के बराबर था, आज आपने प्रूविंग भी उसकी देख ली, ऐसी होती है। ठीक है, तो ये R12 और R21 हो गए। तो हम चाहें तो इन फोर्स की इक्वेशन को हम इनके टर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, जैसे पहले वाले फोर्स को लिखना होता मान लीजिए, तो F12 को हम ऐसे भी लिख सकते थे, ध्यान रखना, क्या, F12 बराबर, यहां से देखो ये क्या था, इसमें देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, अपान में क्या होना चाहिए था, R क्यूब का मतलब R12 के मैग्नीट्यूड का क्यूब लिखा हुआ है, ये देखो R12 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर था, जब यहाँ पे वैल्यू ये पुट करते हैं तो ये बन जाता R12 के मैग्नीट्यूड का क्यूब, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं R12 के मैग्नीट्यूड क्यूब मतलब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। देखो R12 का मतलब क्या होता है, R1 माइनस R2, तो इसके मैग्नीट्यूड का क्यूब कर लिया, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बच्चों, R12 वेक्टर, तो R12 की वैल्यू यहाँ से क्या होती है, देखो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इस तरीके से आप F12 को एक्सप्रेस कर सकते हो जरूरत पड़ने में। इसी तरीके से बच्चों आप F21 को भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, यहां से देखो F21 वेक्टर बराबर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो रहेगा ही रहेगा, Q1 Q2 रहेगा। अब इससे देखो F21 से, ये वाले फार्मूले से, नीचे क्या है, R क्यूब का मतलब यहाँ पे चूंकि F21 ले रहे हैं तो R21 आएगा, तो R21 के मॉड का क्यूब, तो R21, ये है R21, तो R21 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से देखो R2 माइनस R1, तो यहाँ पे लिख जाएंगे आप आन में R2 माइनस R1, ठीक है, के वेक्टर के मॉड का क्यूब इंटू R2 माइनस R1,
इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कूलाम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली एग्जाम में यही लिखने से काम चल जाता है। ये तब आपको यूज करना पड़ेगा जैसे 2 पॉइंट दे दें कुछ कि 2,4 और 3,4 पर चार्ज इतना और इतना रखा है, फोर्स बताओ, तो ऐसे आप R1 R2 निकाल के फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। कूलाम्स लॉ में हम लोग अब बात करेंगे कि द फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, कि अगर बहुत सारे चार्ज हैं तो उनके बीच आपस में फोर्स कैसा लगता है, ठीक है। हमको ये तो पता है कि अगर कोई भी 2 चार्ज है, जैसे एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज Q1 है और एक ये चार्ज Q2 है, और इसके बीच की डिस्टेंस ये R है, तो इसके बीच फोर्स क्या लगता है? ये लगता है बच्चों F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये फोर्स लगता है इन 2 चार्ज। अब ये कैसे लगता था? ये वेक्टर है फोर्स, अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये क्या होता था? ये रिपल्सिव फोर्स होता था, ऐसे लगता था बाहर की तरफ, ठीक है। और इसके फोर्स को बोलते थे F12 वेक्टर, याद करो, इसको बोलते थे F21 वेक्टर। और हमने बता दिया था कि जो F12 वेक्टर है ये -F21 के बराबर होता है। ये सब हम लोग पीछे समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है और इतना ही ये इस पर लगा था, इतना ही ये इस पर लगा था। यहाँ तक बात हो गई। अब बच्चों हम बात करते हैं कि जैसे बहुत सारे चार्ज हैं, मान लीजिए N चार्ज हैं, ठीक है, और एक Q1 चार्ज पे सब फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पे हम नेट फोर्स निकालने जा रहे हैं। तो अगर हम सपोज कर लें कि ये Q2 चार्ज है, कहीं पर ये Q3 चार्ज है, कहीं ये Qn चार्ज है, बहुत सारे चार्ज हैं, ये Q4 चार्ज है, मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। तो इन सब चार्जेस की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स निकालना है। तो हमारी जो थ्योरी है वो ये कहती है, और प्रैक्टिकली भी इसको देखा गया है, किसी भी चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स उस पे सभी चार्जेस से लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। तो द नेट फोर्स एट एनी चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ड्यू टू अदर चार्जेज, ठीक है। तो किसी भी चार्ज पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो सभी चार्जेस से, अदर सभी चार्जेस से लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। ये हमारी थ्योरी भी कहती है और इसको प्रैक्टिकली भी देखा गया। और इसी को बच्चों बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी यही बताता है, किसी भी, मतलब इसी पे नहीं, अगर हम इस पे बात कर सकते हैं, इस पे बात कर, किसी पे भी निकाल सकते हो। तो किसी भी चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स उस पे सभी चार्जेस से लगने वाले इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होता है, ठीक है। और किसी भी 2 चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स किसी तीसरे चार्ज की प्रेजेंस से डिपेंड नहीं करता, मतलब इसके बीच जो फोर्स लगेगा तो ये चार्ज रखो या ना रखो उतना ही लगना है इनमें। इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो इसके रखने से या इसके रखने से या इसके रखने से फर्क उन पे नहीं पड़ता। मतलब इसका अपना अलग फोर्स है, इसका अपना अलग फोर्स है, इससे इसका अपना अलग फोर्स है, और वो फोर्स जो है वो किसी दूसरे चार्ज की प्रेजेंस से निर्भर नहीं करता, डिपेंड नहीं करता, ध्यान रखने बात। अच्छा, अब हम ये फोर्स निकालेंगे कैसे? तो भाई हम मान लेते हैं ये पहला चार्ज है, दूसरा चार्ज है, और पहले चार्ज से दूसरे चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है ये, ठीक है, ये हम मान लेते हैं क्या है? R12। ये क्या है? R12, मतलब 1 का पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 2। ऐसे ही 3 से इसका पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों? ये है R13, ये पोजीशन वेक्टर है R13। अच्छा, फिर N से इसका ये पोजीशन वेक्टर कैसा है? ये है R1N, ठीक। फोर्स इसका पोजीशन वेक्टर कैसा है बच्चों? R14। ये सबके पोजीशन वेक्टर हो गए ऐसे, ठीक है। हमको Q1 पे लगने वाला नेट फोर्स चाहिए। तो हमको ये पता है कि Q1 और Q2 के बीच वेक्टर फॉर्म में फोर्स कैसा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? फोर्स एक्टिंग, ये तो फार्मूला है जो पहले हमको बताया गया था कूलाम्स लॉ से, जो हमने सीख रखा है। यहाँ पे लिखेंगे अब फोर्स
acting at Q1 due to Q2। Q2 चार्ज से कितना फोर्स लगेगा भाई? ये लगेगा F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी है? R12। तो वेक्टर का इसका मैग्नीट्यूड करेंगे ना, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इनटू R12 का यूनिट वेक्टर, इनटू R12 का यूनिट वेक्टर। ये F12 मतलब फोर्स एट 1 ड्यू टू 2। अच्छा, अब ऐसे ही हम बात करेंगे कि 3 वाला चार्ज 1 पर कितना फोर्स लगाएगा। तो भाई 3 वाला चार्ज अब यहां पे लिखेंगे फोर्स एक्टिंग एट Q1 ड्यू टू Q3। तो ये कितना लगेगा भाई? ये लगेगा F13 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर, R13 के मॉड का स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना, और R13 का यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्यों ये यूनिट वेक्टर आ रहा? क्योंकि देखो ना F12 किधर लगेगा, सोचो, प्लस ये भी है और प्लस ये भी है, तो इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो इसका फोर्स किधर बनेगा? इधर ही तो बनेगा F12। देखो F12 की डायरेक्शन वही है जो R12 की है। ऐसे ही F13 जो लगेगा वो इधर लगेगा, तो F13 की डायरेक्शन वही है जो R13 की। देखो R13 भी इधर, F13 भी इधर, है ना। ऐसे ही F1n भी किधर लगेगा? वो भी ऐसे ही लगेगा, F1n लगेगा। F14 ये भी किधर लगेगा? ये भी इधर लगेगा। ठीक है, F14 ये इधर लगेगा। तो मतलब F12 किधर है? R12 की डायरेक्शन में। F13 किधर है? R13 की डायरेक्शन में। F1n किधर है? R1n की डायरेक्शन में। F14 किधर है? R14 की डायरेक्शन में। इसलिए इनके यूनिट वेक्टर आएंगे जो कि बताते हैं डायरेक्शन क्या है। अभी अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो ये अपोजिट में फोर्स लगता, अपोजिट में अगर फोर्स इस साइड हो जाता तो क्या करते हैं? इसको माइनस में लिखते फिर इसके यूनिट वेक्टर को, क्योंकि डायरेक्शन पलट जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब यहां पे लिखेंगे फोर्स एक्टिंग एट Q1 ड्यू टू Q4। ठीक है, तो ये कितना आएगा भाई? ये आएगा F14 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q4 अपान R14 का स्क्वायर, R14 का यूनिट वेक्टर। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि फोर्स एक्टिंग एट Q1 ड्यू टू Qn, मतलब ये एनर्जी चार्ज की वजह से फोर्स जो लगेगा, ये क्या लगेगा भाई? F1n इसको लिखेंगे तो क्या लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn। देखो पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज जो है वही मल्टीप्लाई में आएगा ऊपर, Q1 Qn अपान डिस्टेंस का स्क्वायर R1n के वेक्टर का के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, R1n का यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब देखिए 1 चार्ज पे, Q1 चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगेगा, इस पे हमको बात करनी है। तो हमने क्या बताया कि द नेट फोर्स एक्टिंग एट एनी चार्ज इज इक्वल टू the vector sum of all forces at that charge
ड्यू टू अदर चार्जेज। ठीक है, किसी भी चार्ज पे लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो सभी चार्जेस से लगने वाले फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होता है। मतलब इसका फोर्स प्लस इसका फोर्स प्लस इसका जितने भी होंगे सबको जोड़ दो वेक्टर सम में। हमने यहाँ n चार्ज मान रखे हैं, मतलब 4 के बाद बहुत सारे चारों तरफ चार्ज हैं, ऐसा सपोज करो कि यहाँ 5 6 7 बहुत सारे चार्ज। ठीक है, सबको जोड़ना है। तो इसका मतलब ये क्या आएगा, ये बनेगा यहाँ से कि एफ नेट जो आएगा ये बराबर आएगा F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस F1n वेक्टर। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। यानी कि अगर हम यहाँ बात करें, सारी वैल्यू पुट कर दें, तो F नेट हमारे पास आ सकता है F12, तो ये पूरी वैल्यू रखेंगे। तो देखो ध्यान से, तो 1/4πε0 और Q1 कॉमन है, वो बाहर ले लेंगे, जो बचेगा वो अंदर रख दो। तो ये लिखेंगे Q1/4πε0 बाहर, यहाँ पर क्या बचेगा Q2/R12 का स्क्वायर, R12 यूनिट वेक्टर प्लस Q3/R13 का स्क्वायर, ठीक है, R1 प्लस Q4/R14 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, R14 प्लस डॉट 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 प्लस Qn/R1n के वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R1n। ठीक है, ये नेट फोर्स आ जाएगा जो इस चार्ज पे लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे जो R12 है क्या है, इस लेंथ, इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जो R12 है वो 1 से 2 के बीच की डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है। ये R13 जो लिखा हुआ मैग्नीट्यूड में क्या है, 3 से 1 वाले चार्ज के बीच की डिस्टेंस की वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारा, तो ये नेट फोर्स आ गया 1 चार्ज पे। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, की किसी चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स उसके आसपास जितने भी चार्ज हैं सबसे लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।